हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9 साइंस टर्म 2 मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का एग्जाम होने वाला है जून में। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के लिए टर्म 2 का मॉडल पेपर जारी किया गया है JCRT के द्वारा। और हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस सेट 1 सेट 2 देख चुके हैं और साइंस का सेट 1 भी प्रोवाइड कर दिए, इंग्लिश का सेट 1 भी दे दिए है। और जितना जल्दी हो सकेगा बाकी सेटों का भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। और दोस्तों, आप लोगों को सारे के सारे नोट्स मेरा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइंस का ये सारे प्रश्नों का आंसर को फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप आसानी से याद कर पाएंगे और एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग साइंस सेट 2 का देखेंगे सेक्शन ए वाले पार्ट को, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस सेक्शन से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आंसर देना है, बट हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला सवाल, शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित करें। यानी कि शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा है और उसका डेफिनेशन पूछा है। राइट ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन इट। तो देखिए, शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है दोस्तों वो वाट होता है। पहला सेट में भी ये था, ऊर्जा और शक्ति का पूछा था, तो याद रखिएगा शक्ति का जो ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। और देखिए, 1 वाट शक्ति की परिभाषा क्या होता है, तो यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल उपलब्ध या खर्च किए जाए तो इस स्रोत को 1 वाट शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 सेकेंड, यानी कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति को परिभाषित करें। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, परिभाषित है बट यहाँ पर परिभाषित होगा। परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे भी यानी कि ग्रीक अक्षर जिसे हम लोग न्यू से भी, इसे ग्रीक अक्षर में न्यू से प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। आवृत्ति को किससे निरूपित किया जाता है, न्यू से। और आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वो हर्ज होता है, हर्ज। यानी कि इसको हम लोग सिंपल में HZ भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रोस नंबर। तो इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको इस प्रकार से लिखिएगा, देखिए 6.022 गुना 10 पर पावर 23 आपका ये होता है अवोगाद्रो का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलर मास। देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल या ग्राम पर मोल में व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ऐसा ही यूनिट होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, केनाल किरणें क्या है। व्हाट इज केनाल रेज। केनाल किरणें क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, आंसर इसका होगा 1886 ईस्वी में गोल्ड स्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की थी, मतलब एक नए रेज की खोज की थी, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणविक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है, विपरीत था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखिए। संक्रामक मतलब जो फैलता है एक दूसरे से। राइट टू इन्फेक्शंस डिसीज। तो देखिए, चेचक, चेचक और हैजा जो होता है दोस्तों, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, तो इन्हें हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। हु कैन बी कॉल्ड ए हेल्थी पर्सन। मतलब एक हेल्थी, एक आदमी स्वस्थ है कैसे जानेंगे। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसमें अपने कार्य करने की क्षमता हो, स्फूर्ति हो, ऊर्जा हो और वह आलस्य रहित हो। मतलब उस पर ये सारे गुण नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के बल पर अपने कार्य यथासंभव निपटा लेता है। उसका चिंतन सकारात्मक होता है और किसी भी काम के लिए अन्य के भरोसे नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और ये आपका दोस्तों लघु उत्तर ये प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा से तात्पर्य है कि किसी वस्तु या कण में गति के कारण जो ऊर्जा होती है। याद सिंपल से याद रखिएगा यार, कोई कण या कोई भी चीज रहेगा, कोई वस्तु रहेगा, उस पर अगर गति हो रहा है
मोशन हो रहा है तो उसके कारण जो एनर्जी उत्पन्न होगा उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसको इंग्लिश में कहेंगे। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, जब बंदूक से गोली निकलता है तो ये गतिज ऊर्जा होते हैं। गतिशील हवा, झरने से गिरता पानी, जब झरने से पानी गिरता है तो वहाँ पर भी गति होता है। और गतिज ऊर्जा को के यानी कि काइनेटिक द्वारा दर्शाया जाता है, के ई शॉर्टकट में लिख बोल सकते हैं। देखिए के ई लिखा जाता है यहाँ पर, के ई दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दो ऐसे कारक है जिन पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। इसे भी आपको इस पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, क्या क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। डिफाइन लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे इससे अलग प्रकार की तरंगे हैं जिनमें कणों के कंपन की गति तरंग के संचरण की गति के लंबवत होती है। मोल में बदले, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल में चेंज करना है तो पहला सवाल देखिएगा, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने जो ग्राम होता है ऑक्सीजन का 1 मोल का, जो कि मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन यानी कि ओ लिखते हैं, और ओ हम लोग जानते हैं इसका परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका द्रव्यमान ऑब्वियसली बात है इसका डबल यानी कि 16 होगा। तो एक ऑक्सीजन के 1 मोल में 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। इसका क्या होता है, अब मोल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इसका फॉर्मूले होता है दोस्तों। तो मोल बराबर हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 12/32, यानी कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.375 मोल इसका आ जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन के 12 ग्राम में 0.375 मोल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सेट 1 पर भी आप लोगों को कराए हैं। देखिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र होता है CO2, ठीक ना। और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल। अब देखिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ था ये क्वेश्चन में 22 ग्राम, तो 22/44 हो जाएगा। और CO2 का इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 44 ग्राम होगा। अब बोलिएगा 44 कैसे हुआ, तो वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 मीन्स क्या है, कार्बन का 6 होता है, तो 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन का 32 होता है। मतलब एक ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये सभी के जो क्वेश्चन है इसका रिलेटेड, एक ऑक्सीजन का आपका 8 होता है परमाणु संख्या, तो उसका द्रव्यमान 16, 16 दूनी 32, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 12 और 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 होगा। तो आया 44, तो ये 44 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, तो इसमें 1 मोल है, तो जब 22/44 करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए कैलकुलेट मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र पहले लिखिए, H2O होता है, और 1 मोल में जल का द्रव्यमान कितना होता है वो निकालिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान 1 होता है, और इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 इंटू यहाँ 1 इंटू 16 करेंगे तो 2 + 16 दैट मीन्स 18 G। मोलर द्रव्यमान यहाँ पर 18 ग्राम हो गया, इसका द्रव्यमान जल का द्रव्यमान आ गया। अब देखिए 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1 मोल का अगर 18 ग्राम, तो 10 मोल का 10 गुना 18 यानी कि 180 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के साथ परिभाषित करें तो देखिए संयोजकता क्या है, वैलेंसी। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, उनको ग्रहण या उनका त्याग, यहाँ पर ग्रहण या फिर यहाँ पर त्याग हो जाएगा दोस्तों, त्याग, ग्रहण या त्याग करते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। संभारिक आइसोबार क्या है, दो तत्वों के कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों यहाँ पर तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी कि तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल या न्यूक्लियोनानों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, देखिए टीकाकरण करने का कारण बच्चों को संक्रामक रोग होने की संभावना को कम करना है। इसके अलावा अगर अधिकांश लोग प्रतिरक्षित किए जाते हैं और इससे प्रतिरक्षित हो जाते हैं तो इससे समुदाय में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा कम हो जाता है, जिससे व्यक्तियों और समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन,
यहाँ पर देखिए लैंगमिंग पौधों यानी कि दलहन की जड़ों में ग्रंथियां होती है और इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं जो मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके दो प्रकार क्या है। और 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बहुत ही सिंपल। यांत्रिक ऊर्जा देखिए कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों के योगफल को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर यांत्रिक ऊर्जा को सरल शब्दों में कहे तो किसी वस्तु में विद्यमान इसकी गति और इस स्थिति के कारण ऊर्जा को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसके दो प्रकार निम्नलिखित है। देखिए गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड से 2 के वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल होगी। आप देखिए यहाँ पर देखिए वस्तु का द्रव्यमान आपका एम इक्वल टू 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग भी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जानते हैं कि किसी एम द्रव्यमान और भी वेग वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होता है, फॉर्मूला ये 1/2 mv²। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब 1/2 एम का मान रख देंगे, एम का मान 15 रखेंगे और भी यानी कि आपका 4 दिया है तो 4 डबल हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे 15 दूना 30 और 30 4 120 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120 जूल हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका 120 जूल, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट इसको बना सकते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और आवृत्ति 100 हर्ट्ज इक्वल टू 1 कंपन प्रति सेकंड। हम लोग जानते हैं अगर 100 हर्ट्ज में कितना होता है 100 कंपन प्रति सेकंड होता है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 मिनट में कंपन की संख्या 100 गुना 60 यानी कि 6000 हो जाएगा। तो इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग आगे समझ सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 और जिस तरीके से यहाँ पर आंसर किया हूँ दोस्तों इसी तरीके से आपको एग्जाम में आंसर करना है ताकि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस नोट्स को अगर पाना चाहते हैं तो अभी हम गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए www.ak4study.blogspot.com। तो आप लोगों को वहाँ पर सिर्फ वही नहीं बल्कि जितने भी सेट अभी तक मैंने सॉल्यूशन किया आप लोगों के लिए सारे के सारे वहाँ पर अपलोडेड है और ये भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।